नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम सोशल साइंस की चैप्टर की बात करेंगे। सोशल साइंस का जो चैप्टर है वह आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से सभी को पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है आज का वह है भारत में अपवाह तंत्र, जिसमें हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये सारी चीज़ें उनका डिटेल पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले भी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। भारत के आकार और स्थिति से संबंधित हमने क्वेश्चंस किए थे। आज के हम एमसीक्यूज रहेंगे दूसरे चैप्टर में, जिसमें भारत में अपवाह तंत्र। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन टॉप क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिया गया है, सभी को कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रश्न क्या दिया गया है? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, चेनाब नदी किन सरिताओं के मिलने से बनती है? चंद्रा, भागा, कुंद्रा या एवा बी दोनों? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी सभी लोग जानते हैं कि चंदा और भागा किससे मिलकर बनी होती है। जो चिनाब नदी है जिन सरिताओं से मिलकर बनी होती, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है। ये दो नदियाँ अगर पूछा जाए कहाँ पे बहती हैं, तो ये दोनों नदियाँ आपके हिमालय, कहाँ पे? हिमालय प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के ऊपरी हिमालय से निकलती है। और चंद्रा और भागा के संगम के बाद ये चिनाब नदी के रूप में जानी जाती है। तो पहले चंद्र और भागा का संगम बनता है, इसके बाद फिर ये चिनाब नदी बन जाती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ए व बी दोनों वाला जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी लोग समझ अच्छे तरीके से। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, अपवाह कहते हैं, अपवाह किसे कहते हैं? नदियों को कहा जाता है, निश्चित वायुओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, डेल्टा को, इनमें से कोई नहीं। तो सोशल साइंस वाले सभी लोग समझिए, ध्यानपूर्वक बताइएगा। ये 11th क्लास का अपवाह का एनसीईआरटी जो बुक होगी 11th क्लास में दिया गया है अपवाह का, उस चैप्टर कर रहे हैं। तो अपवाह का मतलब होता है पानी का बहाव, या खासकर नदियों नालों में जो पानी का बहाव होता है उसे बोला जाता है। अर्थात निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को हम अपवाह बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अक्सर आप देखते होंगे जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह होता है तो उसको अपवाह कहते हैं। दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका जो पहला प्रश्न हमने किया वो यही था, वो यह था कि अपवाह किसे कहते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, अगर ये पूछा जाए कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो अपवाह कहा जाता है। दोनों प्रकार से पूछा जाए तब आपसे बन जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन दिलवाना, आप सभी को शिक्षक भर्ती में अव्वल बनाना। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट खाली स्थान से निकलती है। ब्यास कुंड, वोखरचू, राक्षस ताल या पीर पंजाल? सभी लोग बताइएगा। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं ब्यास कुंड। कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली आपने पढ़ा होगा ना। हिमाचल प्रदेश के एचपी बोलते हैं ना हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक रोहतांग दर्रा है, उसी के पास ब्यास कुंड होता है। और ये नदी लगभग अगर पूछी जाती है तो 470 किलोमीटर के आसपास लंबी है। कितने किलोमीटर है? 470 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? सभी लोग देखिएगा, समझिएगा और सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न है कि वाहिका अर्थात क्या है? प्रश्न क्या दिया गया है? वाहिका अर्थात। तो वाहिका अर्थात क्या होता है? वाहिका अर्थात का मतलब क्या होगा? सभी लोग बताइए। देखिए, वाहिका का अर्थ होता है नाली या चैनल। मतलब वाहिका अर्थात नदी हो जाएगा, नाला भी होगा, अन्य जल जो निकास तंत्र होते हैं उनको वाहिका बोला जाता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतलुज नदी मानसरोवर के निकट निकलती है।
तो मानसरोवर के जो निकट है किससे निकलती है? बोखरचू, राक्षसताल, वेरीनांग या वलूर झील की बात करेंगे। डेली चैप्टर वाइज हम क्लास करेंगे ताकि, क्योंकि आपका 20 नंबर सोशल साइंस में पक्का करना है। तो सतलुज नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट। मानसरोवर के निकट एक राक्षस ताल है। मानसरोवर के निकट क्या पाया जाता है? एक राक्षस ताल पाया जाता है, वहाँ से आपकी सतलुज नदी निकलती है। राक्षस ताल एक झील होती है, वहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास है। अगर पूछा जाए सतलुज नदी कहाँ से, तो मानसरोवर से नहीं निकलती। मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल पाया जाता है, जो झील है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर सतलुज नदी का उद्गम पूछा जाता है तो मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल या राकस झील से निकलती है। राक्षस ताल या राकस भी अगर कहीं कहीं आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? जब एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करी जाती है, वो एक सीमा होती है, और उस सीमा को क्या कहा जाता है? उस सीमा को जल विभाजक और जल संभर दोनों कहा जाता है। वाटर डिवाइड और वाटर सेट दोनों कहा जाता है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड, जल संभर मतलब वाटर सेट, इन दोनों को कहा जाता है। यानी एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो जल विभाजक और जल संभर। जल विभाजक क्या होता है? तो जल विभाजक दो अपवाह श्रेणी को अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए? तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? दोनों वाला, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को समझना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वाहिकाओं के जाल को कहते हैं, जो वाहिकाओं के जाल होते हैं उनको डेल्टा, कुंड, अपवाह तंत्र, नदी जाल क्या बोला जाता है? तो वाहिकाओं के जाल जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको अपवाह तंत्र, नेटवर्क बोला जाता है। नेटवर्क या जाल, उसी को अपवाह तंत्र हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनदी से कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है? सभी लोग बताइएगा। अगर आपको पता है तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। गंगा नदी जो उत्तराखंड राज्य के कहाँ पे है, पहले जान लीजिए। गंगा नदी तो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख निकट के गंगोत्री हिमनदी से कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है? तो सभी लोगों को पता होगा 3900, अर्थात 3900 मीटर। ये मीटर में है, और किलोमीटर पूछा जाए तो 13200 फीट में आ जाएगा। अगर फीट में आए तो 13200 फीट, मीटर में आता है तो 3900 मीटर। और इसे क्या कहते हैं? इसे भागीरथी कहा जाता है। और यह देवप्रयाग के अलकनंदा नदी से मिलने के बाद ये बाद में गंगा कहलाती है। तो गंगा कब कहलाती है? जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, तब ये गंगा का नाम इसे दे दिया जाता है। तो कहाँ है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर के पास, गोमुख स्थान से निकलती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो समुद्र में जो जल विसर्जन होता है उसके आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र है, उनको कितने में बांटा जा सकता है? तो एक तो दो ही है, दो मुख्य समूह में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और दूसरा है अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? सभी लोग बताइएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? पहली बात तो गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियां कहाँ हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं। और नदियों को पूर्व की ओर बहती हैं। नदियां कहाँ की हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। और दूसरा है आपका अरब सागर। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? अरब सागर में सभी लोग जाती हैं। पहला तो सिंधु, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती,
फिर माही, फिर और एक पेरियार नदी है। ये सारी नदियां हैं और कहाँ पे बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो दो हैं, तो दोनों चीज़ों को जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपवाय द्रोणी कहते हैं। अब ये अपवाय द्रोणी होता है, इसे अपवाय द्रोणी किसे कहा जाता है? अपवाय द्रोणी वह क्षेत्र होता है दोस्तों जहाँ एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ पानी इकट्ठा करके बहा कर ले जाती हैं। मतलब नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम अपवाय द्रोणी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। निम्न में से कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं? तो अभी हमने बताया ना कौन कौन सी नदियां हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों में हमने बताया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपकी कौन सी है? सिंधु, नर्मदा, तापी नदी है। इसके अलावा है साबरमती, माही, पेरियार, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सिंधु, नर्मदा, माद्री के बाद अगर ऑप्शन आता है तापी नदी भी है साबरमती हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है। अगर ये नदियां आती हैं तो ये नदियां भी जाके अरब सागर में गिनती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सा अपवाय प्रतिरूप है? इनमें से कौन सा अपवाय जो होगा प्रतिरूप कहलाएगा? देखिए, वह अपवाय या प्रतिरूप नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई एक आकृति होती है जो किसी क्षेत्र में पानी के बहाव को दर्शाती है। अर्थात वह वृक्षाकार होता है, जालीनुमा होता है, आरी में भी होता है, वलयाकार में भी होता है। अर्थात ये सभी रूपों में होता है। अपवाय का प्रयुक्त वृक्षाकार भी हो सकता है, जालीदार भी हो सकता है, आरी में होगा, वलयकार में, इन चार में होता है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भी अगर ऑप्शन आए तो क्योंकि वृक्षाकार मतलब होता है पेड़ की शाखाओं की तरह जो दिखता है। जैसे जब जब एक कोई नदियाँ सहायक नदियाँ मिलती हैं तो एक पेड़ की शाखाएं तरफ जैसे दिखती हैं। कोई एक नदी बीच से जा रही है, उनकी सहायक नदियाँ आती तो पेड़ की शाखाएं जैसे दिखती हैं। आरी जो होता है, आरी जब नदियाँ एक केंद्रीय बिंदु से निकल के अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, जैसे एक पहाड़ी से हो गया तो ये आरी रूप में प्रदर्शित करती है। जालीनुमा जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं, सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिल जाती हैं तो जालीदार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नदियों का अपवाय प्रतिरूप होता है, प्ररूप होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल संभर के आकार पर जो आपके आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों हैं उनको तीन प्रमुख रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में? तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रमुख, मध्यम और लघु। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी और लघु, इन तीनों में बांटा गया है। प्रमुख नदियों का जल संभर क्षेत्र कितना होता है? अगर एग्जाम में आता है तो ये जानना जरूरी है ना। ये प्रमुख नदियों में जल संभर का क्षेत्र कितना होता है? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। मध्यम में कितना होता है? मध्यम में आपका 2,000 से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है। जो लघु नदी होती हैं, लघु नदी को क्या बोलेंगे? लघु नदियाँ जो होती हैं वह 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होती है। तीनों चीज़ें आपने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो उसे कहते हैं। जब सभी नदियाँ होती हैं, नदियाँ जो होती हैं यानी सभी दिशाओं से नदियां बहकर आती हैं और किसी एक झील में विसर्जित हो जाती हैं, तो अभिकेंद्री, वृक्षाकार, आरी, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने क्या बताया था? वृक्षाकार में कौन सा होता है? जब नदियां आके मिलती हैं। मतलब यह अभिकेंद्रीय रूप हो जाएगा। अभिकेंद्रीय रूप को हमने बताया था ना, क्या बताया था कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं तो कहलाती हैं। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। क्योंकि एक ऐसा जाल होता है, निकासी पैटर्न होता है, इसमें नदियां विभिन्न दिशाओं से बहकर एक केंद्रीय बिंदु पर एकत्रित होती हैं और आमतौर पर झील या गर्त होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपका झील में होगा या एक गर्त में।
ठीक है, ये 2 चीज़ों पर ये प्रक्रिया होती है आपकी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट करना है। हमारी टॉपर नोट्स भी सोशल साइंस की आ चुकी है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का आपको डिटेल मिल जाएगा, किस प्रकार से कैसे आपको टॉपर नोट्स मिलने वाले हैं। अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? सभी लोग बताइएगा। अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी, अलकनंदा, काली गंगा या मंदाकिनी? तो अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा नदी किससे जानी जाती? भागीरथी के नाम से। मैंने बताया था ना। जी हाँ, यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग के अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा बनती है। तो गंगा में नदी का उद्गम क्या है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, इसे भागीरथी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रमुख नदी द्रोणी अपवाय क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो प्रमुख नदी मैंने क्या बताया था? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बताया था ना प्रमुख में। और ये भारत में 14 प्रमुख नदी द्रोणियाँ हैं। इनमें से कौन कौन सा आता है? 14 में से गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, तापी हो गया, ये सभी शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती है तो सहायक नदी उसमें समकोण पर मिले, क्या कहेंगे? तो मैंने बताया था ना, तीनों चीज़ें बता दी थी। तो जब सहायक नदियाँ समकोण पर, मतलब ये नदियाँ बह रही हैं और ये नदियाँ समकोण पर आके सहायक मिल जाती, तो कैसे जालीदार बन गया कि नहीं बन गया? तो जालीनुमा प्रतिरूप इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यह नदी अपने मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसके कारण बिहार में जान माल फसलों का भारी नुकसान होता है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी कहाँ से निकलती अगर पूछा जाए, तो कोसी नदी आपके कहाँ से निकलती? सभी लोग बताइएगा। तिब्बत से निकलती है। और नेपाल और भारत के राज्य नेपाल और भारत के बिहार राज्य से यह होकर बहती है और मानसून के मौसम में कोसी नदी में भारी मात्रा में पानी गाद ये जमा हो जाता है और इसी के कारण यह पानी का मार्ग फिर बदल जाता है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी नदियां जब किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह जाए, जब कोई नदी किसी पर्वत से निकल सभी दिशाओं में बहती है तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको आरी प्रतिरूप बोला जाता है या रेडियल जल निकासी। क्या बोला जाता है? रेडियल जल निकासी पैटर्न या आरी प्रतिरूप बोला जाता है। इस पैटर्न में नदियां एक केंद्रीय उच्च बिंदु जैसे एक पहाड़ी या ज्वालामुखी से निकलकर और सभी दिशाओं में बह जाती है। जैसे मान लीजिए मुट्ठी बांधा है, मुट्ठी को खोल दें तो क्या होगा? आरी हो जाएगा। समझ गए ना? मुट्ठी बांधी, मुट्ठी को खोल दिया जाए। जैसे अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां, नर्मदा और सोन एक रेडियल जल निकासी पैटर्न का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल से भी, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल से भी आपको बताएंगे। देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी के मिलने के बाद गंगा कहलाती है? तो मैंने क्या बताया? देवप्रयाग में भागीरथी नदी जिस नदी से मिलने के बाद गंगा कहलाती है वह अलकनंदा है। और अलकनंदा और आपका भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है अगर ये पूछा जाता है तो संगम देवप्रयाग में होता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए क्योंकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि। मायोसीन में विशाल नदी को क्या कहा जाता है? तो मायोसीन में जो विशाल नदियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। मायोसीन युग में विशाल नदी को शिवालिंग बोला जाता था, ईडो ब्रह्मा कहा जाता था, जो अब असम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है।
यह नदी एक समय पंजाब में फैली हुई थी। फैली हुई कि नहीं थी? फैली हुई थी। सभी लोग बताइए। ये हुए प्रश्न हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि ये टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मायो सिन्युग में विशाल नदी में शिवालिक या इंडो ब्रह्मा आता है। शिवालिक या इंडो ब्रह्मा, क्योंकि भूवैज्ञानिक को मानना है कि मियोसीन काल में जब जो है एक विशाल नदी से शिवालिक इंडो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, हिमालय के पूरे क्षेत्र में बहती थी और यह नदी असम से लेकर पंजाब तक फिर सिंध तक फैली हुई थी और फिर जाके कहाँ सिंध की खाड़ी में गिरती थी। तो शिवालिक इंडो ब्रह्मा की बात करेंगे। ठीक है, और भी किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इससे भी और प्रश्न आते हैं, किस नदी को कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी है कि किस नदी को कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताइए, किस नदी को कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी माही नदी है। माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो सभी लोगों को पता होगा गंगा नदी की लंबाई बस डबल डिजिट है। डबल डिजिट हमें ध्यान देना है। डबल डिजिट मतलब 25-25। और ये आगे गंगा नदी की लंबाई कब मापी गई? तो भागीरथ और हुगली के साथ ये मापी गई थी गंगा नदी की लंबाई, भागीरथी और हुगली के साथ 25 यानी 2525 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल अपवाद क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? तो अपवाद क्षेत्र का कितने प्रतिशत जो हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? तो यह लगभग 77% की बात करेंगे, अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 77% अपवाद जो क्षेत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती हैं। शेष जो आपका इससे बचता है 23%, इससे जो 23% बचता है ना, इसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां शामिल हैं जो अरब सागर में जल विसर्जित करती। तो बंगाल की खाड़ी 77 और अरब सागर 23, दोनों याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी अंत में पंजाब के पास कहाँ पर अपना पानी विसर्जित करती है? ये मैंने बता चुका हूँ। क्या बताया था? सिंध की खाड़ी मैंने बताया था कि नहीं? इसीलिए डिटेल के साथ बताते हैं, कहीं से भी प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए। क्योंकि शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी एक विशाल नदी मानी जाती थी जो असम से पंजाब के सिंधु तक हिमालय की पूरी लंबाई को पार करती थी, अंत में सिंध की खाड़ी में गिरती थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम ऑलरेडी ये चीजें बता ही चुके थे पहले से। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक तो आपने जान लिया, अगर बंगाल का शोक पूछा जाता है तो याद रखिएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अक्सर तबाही मचाती रहती है, लेकिन अब कई बांधों का निर्माण करा दिया गया है जिसकी सहायक नदियां बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे पश्चिमी और सहायक नदी, सभी लोग बताइएगा। गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदियां एक ही है और कहलाती यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी आपके यूटी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। तो कहाँ पे गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। और अगर पूछा जाए गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए जो उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वह गंगा आपकी यमुना कहलाती है। यमुना गंगा के कहाँ पे है, किस किनारे पे मिलती है? तो यमुना गंगा के आपके दाहिने, किस किनारे पे मिलती है? दाहिने किनारे पर सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। और यमुना की लंबाई अगर पूछा जाता है तो 1376 किलोमीटर लंबी है। और संगम कहाँ होता है यमुना का? प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में जाके मिल जाती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी कितने मुख्य अपवाद क्षेत्रों में बंट गई? तो 3 अपवाद क्षेत्रों में बंटी थी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये प्रणालियां क्रमशः पश्चिम, मध्य और पूर्व में स्थित है। सिंधु जो है पश्चिमी में है, सिंधु पश्चिमी में है, और गंगा ये मध्य में हो जाती है, और ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ ये पूर्वी भाग में। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान बताइए सभी लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मैंने बताया ना, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था तिब्बत। अब यहाँ पे बताएंगे सर तिब्बत तो नाम दिया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो मानसरोवर झील के पास क्या है? एक बोखरचू क्षेत्र है। बोखरचू क्षेत्र मतलब शेरमुख ग्लेशियर बोला जाता है, शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। और इसे एक ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगी खंबन, सिंगी खंबन भी बोला जाता है, और शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर मार्ग तय करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर मार्ग तय करती है? 110, 445, 900 या 500? अगर आपको पता है आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। और सभी लोग जानते हैं गंगा उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है। कुल मिलाकर गंगा नदी की लंबाई 25-25 है, जिसमें से 110 किलोमीटर उत्तराखंड में है, याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, यह मॉक क्वेश्चन में देंगे। इसके बाद कल की क्लास, अगली क्लास होगी डेली 7 PM to 7:30 PM तक आ जाती है। 7 से लेकर 7:30 बजे तक आपकी क्लास अपलोड कर दी जाती है शाम को, तो आप लोग लेक्चर को अटेंड कर लेना है। बाकी प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चयन परीक्षा की, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे हम करा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी नदी कौन सी है? गंगा नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीप नदियाँ। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ द्रोणी नदी कहलाती है, वह कौन सी है? ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और जिनको भी टॉपर नोट चाहिए, क्योंकि टॉपर नोट जब आपको प्राप्त होगी तो 20% आपकी तैयारी और बढ़ा देने वाली है। यानी अगर आपका समझिए 60 नंबर कहीं रहे तो 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अगर आपके 70 नंबर तक तैयारी है तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 90 नंबर हो जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट के टॉपर नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं। और टॉपर नोट्स प्राप्त करने का और कुछ नहीं, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598। जैसे व्हाट्सएप करेंगे टॉपर नोट्स डिटेल पूरा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। साथियों सभी ब्रदर सिस्टर का अभिनंदन, स्वागत है। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। सही समय में सही तैयारी करना और सही टारगेट को अचीव करना और अपने सपने को साकार करना, ये अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है। और सभी आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का।